नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन नजर इस वक्त की सुर्खियों पर देखते हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो कन्नौज से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कार सवार 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। अनियंत्रित कार खड़े ट्रक में जा घुसी है। लखनऊ से मेहदीपुर बालाजी दर्शन करने जा रहे थे कार सवार, और मृतकों के शवों को मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। कन्नौज के तालाग्राम क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कार सवार 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में कार सवार समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। अनियंत्रित कार खड़े ट्रक में जाकर घुस गई। लखनऊ से मेहदीपुर बालाजी दर्शन करने जा रहे थे कार सवार। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अजय दुबे जुड़ चुके हैं। अजय, कैसे यह हादसा हुआ और इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है? जी, आपको बता दें कि कन्नौज के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का मामला है, जहाँ पे तालिग्राम थाना क्षेत्र की घटना, जहाँ पे लखनऊ से कार सवार जो है बालाजी मेहदीपुर के जो है बालाजी वहाँ दर्शन करने के लिए निकले थे कि रास्ते में जो तालिग्राम का कट है वहाँ पे जो है पहले से ही एक ट्रक खराब खड़ा था। तो घने कोहरे की वजह से क्या हुआ, ट्रक में कार जो है जा घुसी, जिसमें मौके पर ही 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जी, खड़े ट्रक में ये कार घुसी है, तो क्या आपको लगता है कि ये घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ, या फिर जो ट्रक खड़ा था गलत तरीके से उस वजह से ये हादसा हुआ है? जी, इसमें बता दें कि ये जो है कोई पहला मामला नहीं है। यहाँ पे जो है दर्दनाक और भीषण हादसा जो पहली बार हुआ हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है एक्सप्रेस वे पे जो कर्मचारी हैं उनकी भी लापरवाही रहती है। और ये जो है अगर जो दूसरा नजरिया देखा जाए तो इसमें जो है कार सवार जो चालक है उसकी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो नींद में या झपकी आई है, और कोहरे का भी कारण रहा है कि जो सामने से जो ट्रक जो खड़ा था वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर उसके बात की जाए तो जो ट्रक तो जो है इसमें ये लापरवाही तो बिल्कुल सामने है कि जो ट्रक जो वाहन जो भी खराब होते हैं वो किनारे खड़े कर दिए जाते हैं, ना ही इंडिकेटर जलाए जाते हैं, ना उसमें जो है बैरिकेड की जाती है। जी, अच्छा, ये जो लोग हैं जिनकी मौत हुई इस हादसे में, तो क्या कुछ जानकारी उनके बारे में अभी तक आपको मिल पाई है? इसमें फिलहाल जो पुलिस पूरी जांच पड़ताल में लगी हुई है, लेकिन ये जो है वो निकल के चीज आई है कि जो मृतक हैं जो कार सवार थे वो एक ही परिवार के लखनऊ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है पूरे जांच में जुटी हुई है, और सभी का जो है पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज में सबको जो है रखवा दिया गया है। धन्यवाद और जिले के आला आपका अधिकारी जुड़ने के लिए हमारे घटनास्थल पर साथ। पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, और इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। खड़े ट्रक में कार जाकर घुस गई थी। तो बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कार सवार समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और ये सभी जो मृतक हैं वो बालाजी दर्शन करने जा रहे थे।
और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर भारत में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लखनऊ और आसपास के इलाके में झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली और आसपास के इलाके में भूकंप के तेज झटके आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऊंची इमारतों में ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं। तो पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अगर हम बात करें ऊंची इमारतों की, ऊंची इमारतों में भूकंप का जो झटका है वो ज्यादा वहां महसूस किया गया है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, एलडीए में बड़ा घोटाला सामने आया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एलडीए का पूरा ये मामला है जहां पर एलडीए में बड़ा घोटाला सामने आया है। 498 भूखंडों के कर दिए गए हैं गलत आवंटन और कंप्यूटर में छेड़खानी कर गलत आवंटन किए गए हैं। 52 भूखंडों में हेरफेर की एफआईआर कराई गई थी और जांच में बड़ा आंकड़ा सामने आया है। डिजिटेक के सीईओ पर यह केस दर्ज हुआ है। तो एलडीए में बड़ा घोटाला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। 498 भूखंडों के कर दिए गए हैं गलत आवंटन, कंप्यूटर में छेड़खानी कर गलत आवंटन किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एलडीए में बड़ा घोटाला सामने आया है। डिजिटेक के सीईओ पर केस दर्ज किया गया है। और वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, लोकसभा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में बजट पर चर्चा शुरू हो चुकी है और वित्त मंत्री कर रही है बजट पर चर्चा और पीएम मोदी भी लोकसभा में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, बजट पर चर्चा हो रही है और इस बजट में चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संबोधित कर रही हैं। बढ़ते खबरों की तरफ, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल एक बुजुर्ग महिला की 13वीं पर बारबालाओं ने जमकर डांस किया और इस दौरान बारबालाओं को देखने के लिए लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा। चलिए आपको भी दिखाते हैं 13वीं के मौके पर क्या बवाल हुआ। दरअसल पूरा मामला आजमगढ़ के नरौली का है, जहां 110 साल की बुजुर्ग महिला की 13वीं पर आयोजकों ने स्टेज पर बारबालाओं का अश्लील डांस कराया। मौके पर कई बारबालाओं ने डांस किया। बालाओं के डांस का बुजुर्ग, नौजवान और बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान अश्लील इशारे भी किए गए और लड़कियों पर पैसा भी लुटाया गया। कार्यक्रम की सूचना जब स्थानीय पुलिस को लगी तो इसे बंद कराया गया। बता दें कि बारबालाओं का डांस देखने के लिए सैलाब सा उमड़ पड़ा था। जब पुलिस को इस घटना की जानकारी हुई तो पुलिस ने डांस बंद कराने के साथ ही भीड़ को भगा दिया। वहीं साथ ही पुलिस आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि महिला के परिवार के लोगों ने 13वीं पर ऑर्केस्ट्रा के साथ कई बारबालाओं को बुलाया था। बारबालाओं के डांस की सूचना पर कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ जुट गई थी।
बार वालों ने अश्लील गानों पर डांस शुरू किया तो शराब के नशे में धुत लोगों ने हुड़दंग शुरू कर दिया। यही नहीं, अश्लील डांस पर जमकर रुपए भी लुटाए गए। मोहल्ले में अश्लीलता और सिटियाबाजी देख स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया धारा 144 के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आया है। कार्यक्रम को बंद करा दिया गया था। मामले की जांच की जा रही है। अगर नियम का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है, वो एक अरेस्टी का कार्यक्रम था और उसमें बहुत बुजुर्ग जिनकी डेथ हुई थी, जिनकी अरेस्टी थी, वो बहुत बुजुर्ग थे। तो उस सिलसिले में वो लोग खुशी मना रहे थे और इस संबंध में मेरे द्वारा एक जांच दी गई है कि क्या किसी जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ है, क्या जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसका उल्लंघन हुआ है, और भविष्य में यदि कोई ऐसी चीज़ पाई जाएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आउटपुट डेस्क क्राइम टीवी। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में श्रम प्रवर्तन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया और इस दौरान महिलाओं ने कार्यालय में तोड़फोड़ की और जरूरी कागजात को नष्ट कर दिया। कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। श्रम परिवर्तन अधिकारी ने कोतवाली पुलिस से शिकायत दर्ज करते हुए सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कराए जाने की मांग की है। वहीं इसको लेकर विभाग के अधिकारियों का कहना था कि महिलाएं जबरन श्रमिक पंजीकरण कराए जाने हेतु दबाव बना रही थी। तो औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में श्रम प्रवर्तन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने जमकर हंगामा किया और इस दौरान महिलाओं ने कार्यालय में तोड़फोड़ की। जरूरी कागजात को भी नष्ट कर दिया गया है। कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी खबर सामने आ रही है और श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने कोतवाली पुलिस से शिकायत दर्ज करते हुए सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कराए जाने की मांग की है। आज ये था, हम लोग जो है उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन कर रहे थे। पंजीयन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होने हैं। तो ऑफलाइन के कुछ श्रमिक आए थे तो हम उनके जमा करवा रहे थे, फॉर्म कि जमा करके कार्यालय से करवा देंगे। इतने में प्रतिभा अवस्थी अपना आई और काफ़ी मात्रा में करीब 150-200 फॉर्म ले करके जूली एक कोई लड़की है उनके साथ और 100 औरतों के साथ कार्यालय में घुस आई और फार्मों को जमा करने के लिए उद्दंडता का परिचय दे रही थी। आज जो है कुछ महिलाएं प्रतिभा अवस्थी के साथ आईं और प्रतिभा अवस्थी ने लगभग 200 फार्म लाईं। वो श्रमिक आए नहीं, उनका आवेदन लेने के लिए प्रेरित किया उन्होंने कि आप जो है सभी आवेदन ले लीजिए, आपको लेना पड़ेगा। मेरे द्वारा ये कहा गया कि आप श्रमिकों को लाइए, उनका पंजीयन। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।
स्वागत है आपका। आजमगढ़ में जल निगम कर्मचारियों और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों ने वेतन और पेंशन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान कर्मियों का कहना था कि पिछले करीब 6 महीने से न तो कर्मचारियों का और न ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों का भुगतान हो रहा है। सरकार अब तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा न्यायालय में कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी और समस्या को सुलझाया नहीं जाएगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इसके उपरांत कर्मियों ने जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट तक पहुंचकर नारेबाजी की। तो आजमगढ़ में जल निगम कर्मचारियों और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों ने वेतन और पेंशन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है और धरने की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जो भारी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं और वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस दौरान कर्मियों का कहना था कि पिछले करीब 6 महीने से ना तो कर्मचारियों का और ना ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों का भुगतान हो रहा है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण शासन स्तर से तय किया जाएगा, जबकि ब्लॉक प्रमुखों की संख्या शासन स्तर से और आरक्षण जिले स्तर पर तय किए जाएंगे। इसके अलावा ग्राम प्रधानों का आरक्षण जिले स्तर पर होगा और संख्या भी ब्लॉकों को मानक मानकर जिले में ही तय की जाएगी। आरक्षण की व्यवस्था अब तक अनारक्षित रही सीटों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी, लेकिन जो सीट पिछले 5 चुनावों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं हुई है उसे अब एससी के लिए आरक्षित किया जाएगा। यही व्यवस्था ओबीसी की सीटों को लेकर अपनाई जाएगी। यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों में वार्डों के आधार के लिए नियमावली जारी कर दी है। नियमावली के अनुसार पंचायतों में आरक्षण चक्रानुक्रम रीति से ही होगा, लेकिन जहां तक हो सके सामान्य निर्वाचन 1995, 2000, 2010 और साल 2015 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जाएंगी। इसी तरह पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतें पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जाएंगी। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव 2021 के लिए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के स्थानों, पदों के आरक्षण और आवंटन को लेकर शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 चुनाव के दौरान कौन सा पद किसके लिए आरक्षित था उसे आधार मानकर इस बार आरक्षण तय किया जाएगा। इसके तहत सबसे पहले अनुसूचित जनजाति की महिला और उसके बाद एसटी के आरक्षण की व्यवस्था होगी। इसके बाद एससी महिला, फिर एससी और उसके बाद ओबीसी महिला, फिर ओबीसी के आरक्षण की पद्धति अपनाई जाएगी। के लिए आरक्षण और आवंटन की जो पॉलिसी है वो आज इस शासनादेश के माध्यम से जारी की गई है और आप सब अवगत हैं कि पुनर्गठन और परिसीमन की कार्रवाई जिलों में पूर्ण कर ली गई है। उसके बाद का ये जो चरण है ये आरक्षण का है। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत के जो वार्ड मेंबर्स हैं उनका, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायतों के सदस्य, सभी के सीटों का निर्धारण किया जा चुका है। उनकी संख्या तय हो चुकी है। इस शासनादेश में उनके आरक्षण और आवंटन की व्यवस्था है। आप जानते हैं कि जिला पंचायत के अध्यक्ष 75 हैं, क्योंकि 75 जिले हैं यहाँ पे, और विकास खंड यानी प्रमुखों की संख्या 826 होगी, क्योंकि अभी वर्तमान में 826 ब्लॉक हैं। और ग्राम पंचायतों की संख्या आप अवगत हैं कि लगभग 700 पंचायतें नगरीय निकाय में गई हैं और करीब 150 के आसपास नई पंचायतें जहां पुनर्गठन गोंडा
जैसे जिलों में हुआ है वहाँ बढ़ी हैं। तो कुल मिलाकर जो अभी स्थिति है वो 58,194 58,194 ये ग्राम पंचायतों की संख्या है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद हैं। प्रदेश के कुल 826 ब्लॉक के लिए इतने ही ब्लॉक प्रमुख होंगे। उन्होंने कहा कि 700 पंचायतें नगरीय निकाय में गई हैं। इसके अलावा प्रदेश में 58,184 ग्राम पंचायतें हैं। कुल जिला पंचायतों में 3,051 वार्ड बने हैं। क्षेत्र पंचायत में 826 ब्लॉकों में 75,855 वार्ड बने हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के पदों का आरक्षण जारी किया जाएगा। अनारक्षित ब्लॉक प्रमुखों के 5 पद आरक्षित होंगे। आरक्षित ब्लॉक प्रमुख की सीटें 4 जिलों में हुई। जिले स्तर पर ग्राम पंचायतों का आरक्षण जारी किया जाएगा। इस प्रकार से 2015 में जो आरक्षण की स्थिति थी कमोबेश वैसी ही आरक्षण व्यवस्था इस बार रहेगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे प्रदेश में 2 जिला पंचायतें ऐसी थीं जो आज तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं हुई और 7 जिला पंचायतें ऐसी थीं जो कभी भी महिला के लिए आरक्षित नहीं हुई। आरक्षण पद्धति पर 2 मार्च से 8 मार्च तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। जिन्हें भी आपत्ति होगी उन्हें इसे लिखित रूप में दर्ज कराना होगा। बता दें कि इस नियमावली के आधार पर ही अगले 1 माह में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों का आरक्षण निर्धारण होगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 मार्च तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करके 30 अप्रैल तक महापंचायतों के चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में आरक्षण का रोटेशन भी जारी रहेगा। आरक्षण और आवंटन संबंधी 11वां संशोधन लाकर योगी कैबिनेट ने अखिलेश सरकार द्वारा 2015 में लाया गया 10वां संशोधन समाप्त कर दिया है। अखिलेश सरकार ने 10वें संशोधन के तहत व्यवस्था की थी कि जहां पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा वहां आरक्षण के रोटेशन को शून्य मानते हुए नए सिरे से आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। पिछली व्यवस्था के मुताबिक यहां पहले से चल रही आरक्षण व्यवस्था को शून्य घोषित करके नए सिरे से आरक्षण तय किया जाना था, लेकिन सरकार ने फैसला लिया है कि पिछली बार इन जिलों में जो भी ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों का आरक्षण था वह अपने तयशुदा रोटेशन के मुताबिक ही बदलेगा। रोटेशन की प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जाएगा। यह नीति तय होने के बाद आरक्षण पंचायतों का आरक्षण तय करने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 17 मार्च तक आरक्षण तय किया जाना है। लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि जिले जल्द ही आरक्षण तय करके इन पर आपत्तियां मांगेंगे और इन्हें निस्तारित करने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। तो ये थी यूपी चुनाव से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें, जहां आपको बताया गया कि यूपी में पंचायत चुनाव में आरक्षण का चक्रानुक्रम जारी रहेगा। बढ़ते आगे, औरैया के बाबरपुर में पुलिस द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 5 शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा अवैध तरीके से ठेके के अंदर देशी शराब में मिलावट कर रहे 5 शराब माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से नकली केमिकल भी बरामद किया गया है। वहीं आगे की कार्रवाई पुलिस जुट गई है। कारोबार के विरुद्ध लगातार जनपद में कार्रवाई की जा रही है और आज एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसके क्रम में एक बड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। इसमें एक देसी शराब का ठेका था जो कि थाना फफून क्षेत्र में स्थित था। वहाँ से भारी मात्रा में नकली बारकोड, रिफिलिंग की सामान और जो ये अन्य एजेंट्स जो यूज़ करते थे जिसको मिलाकर ये लोग शराब बनाते थे, वो पुलिस की टीम और आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा इसमें पकड़े गए हैं।
इसमें 5 अभियुक्त हैं जिनको पकड़ा गया है। ये लोग रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे, ये फर्जी बारकोड कहाँ से प्रोक्योर करते थे, इसकी विस्तृत पूछताछ हमारी टीम द्वारा अभी की जा रही है और इसमें भी आगे। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र में कुएं से 14 साल की किशोरी का नग्न अवस्था में शव बरामद किया गया है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं परिजनों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि मृतका के साथ गैंगरेप कर हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने किशोरी के मौसेरे चाचा को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। एक रिश्तों को शर्मसार करने वाला प्रकरण है। इसमें लड़की का मौसेरा चाचा, जो कि रिश्ते का लगता था, उसी गांव का था, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। कल लड़की गायब हुई थी और उसके संबंध में मुकदमा लिखा गया था। जो संशय था जिस व्यक्ति पे, जो इसका चाचा लगता है, उसे पूछताछ हेतु लाया गया था और उसकी निशानदेही पर आज लाश बरामद की गई है। इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो भी मुकदमा इसे तरमीम किया गया है 302 में, और जो भी आगे। दिल्ली में हत्याओं का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इस बार मंगोलपुरी इलाके में जो हत्या हुई उसने लोगों को हैरत में डाल दिया है। इलाके में एक युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई और बेरहमी से की गई हत्या के मामले में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हमलावरों ने एक युवक की हत्या कर दी। हत्या के पीछे की वजह कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद को बताया जा रहा है। रिंकू शर्मा की हत्या पर पुलिस ने एक्शन लिया है। रिंकू शर्मा बजरंग दल और बीजेपी की यूथ विंग का सदस्य था। इस बार पुलिस ने इस मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। बजरंग दल और बीजेपी की यूथ विंग से जुड़े रिंकू शर्मा की बड़ी बेरहमी से अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि रिंकू शर्मा, जिनके दुख में अपना खून देकर शामिल हुए थे, उन्हीं लोगों ने उनकी पीठ में चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से आसपास के लोगों में भारी रोष है। हत्या में शामिल एक आरोपित इस्लाम की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे रोहिणी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया था और इसी दौरान उपचार के लिए उसे खून की आवश्यकता थी। ऐसे में रिंकू शर्मा ने 2 बार रक्तदान कर आरोपित इस्लाम की पत्नी को जीवन दान दिया था। यही नहीं, रिंकू ने आरोपित इस्लाम के भाई को कोरोना होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराने में मदद की थी। लेकिन शायद रिंकू को यह नहीं पता था कि जिसको वह अपना खून दे रहा है वही उसके खून के प्यासे हो जाएंगे। हत्या के बाद 2 समुदायों के बीच तनाव जैसे हालात बन गए हैं। एहतियातन आसपास पुलिस फोर्स को लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर रही है। रिंकू शर्मा की हत्या के मामले ने अब इतना तूल पकड़ लिया है कि ट्विटर पर ट्रेंड भी शुरू हो गया है। #जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा और इसके जरिए हजारों लोग ट्वीट कर न्याय की मांग कर रहे हैं। इस हैशटैग के साथ 2 लाख से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं। यूजर्स इस हत्या को सांप्रदायिक हत्या करार दे रहे हैं। रिंकू के लिए न्याय की मांग करने वालों में मशहूर एक्टर कंगना रनौत, प्रणीता सुभाष, आंध्र प्रदेश बीजेपी के महासचिव एस विष्णुवर्धन रेड्डी, यूट्यूबर एल्विश यादव शामिल हैं। वहीं सूबे के स्वास्थ्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वीर अब्दुल हमीद चिकित्सालय का उद्घाटन किया। नगर पालिका द्वारा बनवाए गए इस चिकित्सालय का संचालन रोटरी क्लब द्वारा करवाया जाएगा ताकि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज यहां पर किया जा सके। बता दें कि नगर पालिका परिसर में पिछले कई सालों से वीर अब्दुल हमीद चिकित्सालय बनकर तैयार हुआ था। इसी का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। ये नगर पालिका परिसर में कमरा को तैयार करके एक छोटा सा क्लिनिक के लिए इसका उपयोग करने के लिए ये बनाया गया है
और इसको रोटरी क्लब के द्वारा उनके जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा इसको संचालन किया जाएगा। नहीं, ये तो एक छोटा सा क्लिनिक है। मान लीजिए इसमें कोई थोड़ा बहुत समस्या आ जाती है, कोई कट फुट जाता है, कोई चोट लगता है, कोई बुखार है, फिजिशियन टाइप के लोग यहाँ पर रहेंगे और अगर उसकी कोई आवश्यकता होगी धीरे धीरे रोटरी क्लब जब इसको संचालित करेंगे तो आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत अपना बढ़ा लेंगे। ये हमारा देखिए सरकारी चिकित्सालय नहीं है, ये एक सहयोग में रोटरी क्लब के माध्यम से चल रहा है। तो रोटरी क्लब के जो मेंबर्स उसमें जो डॉक्टर्स होंगे या उनके साथ में सहयोगी होंगे वही चलाएंगे इसको। कमरा खली मैनपुरी के थानों में पड़ी लावारिस गाड़ियों की नीलामी कुछ ही दिनों में होने वाली है। आज मैनपुरी के कई थानों में एआरटीओ विभाग के लोगों ने पहुंचकर लावारिस वाहनों की जांच पड़ताल की। बता दें कि डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार पांडे के आदेश के बाद लावारिस पड़े वाहनों की जांच शुरू हुई। 13 थानों में पड़े लावारिस वाहनों की काउंटिंग कराने के साथ जांच पड़ताल के बाद उनको नीलाम करने की कार्रवाई की जा रही है। जो काफ़ी समय से जनपद के विभिन्न थानों में जो लावारिस वाहन खड़े हैं उनमें 2 व्हीलर भी हैं और 4 व्हीलर भी हैं। ज़्यादातर जो वाहन हैं उनमें 2 व्हीलर हैं, तो काफ़ी समय पहले उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी हमारे डीएम साहब है और एसपी साहब ने उनके बारे में संज्ञान लिया है उनको और उन पर लावारिस वाहनों पर तत्काल कार्रवाई। औरैया के शहर कोतवाली क्षेत्र में समाज सेवी संगठनों की महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंची और इस दौरान बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर से महिलाओं की झड़प भी हो गई। दरअसल विधायक महिलाओं की समस्याएं सुनने की बजाय अपने कार्यालय से बाहर निकल गए, जिसके बाद महिलाओं का आक्रोश और भड़क उठा और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि विधायक समस्याएं सुनने की बजाय ऐसे ही कोई न कोई बहाना बनाकर टरका देते हैं और कार्यालय पर भी मुलाकात नहीं करते हैं। संगठनों की महिलाओं का कहना है कि अगर समस्या का समाधान ना हुआ तो वो आंदोलन भी करेंगे। आज हम लोग जिला कार्यालय पे थे लगभग 12:30 1 बजे के आसपास। तो मैं वहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कार्यक्रम था उसको वहाँ हम लोग मना रहे थे। उसी समय हमारे पास एक फ़ोन पहुँचता है कि कुछ बहनें जो हैं आपके कार्यालय पर बैठी हैं, उनकी कोई समस्या है। तो मैं मुख्यालय जा रहा था, तो हमने पहले अपने ड्राइवर से कहा कि हमने पहले अपनी बहनों की समस्याएं सुन लें, उसके बाद हम मुख्यालय चलते हैं। जैसे ही हम मुख्यालय पर वहाँ अपने यहाँ कार्यालय पहुँचे, देखा कि वहाँ पर कुछ अल्पसंख्यक की बहनें और कुछ गाँव से आई थी बहनें, उनके साथ ही कोई बसपा की नेत्री थी। वो अपने साथ में एक लड़की को लिए थी, एक माइक लिए थी। तो वो हमसे बात करने से पहले ही तेज़ बोलने लगी। तो हमने उनसे कहा, बहन जी आप अपनी समस्या को निपटाने आई हैं कि? तो ये थी हमारी कुछ आज की दमदार खबरें। कल आपके साथ हम फिर हाजिर होंगे और देखते रहिए प्राइम टीवी।